Hello students, welcome to my channel. Today we are going to read NCERT Geography of class 7 chapter 3, that is our changing earth. So let's get started. तो the lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plate. जो हमारा lithosphere है, जो हमारा लैंड है, वो क्या है, बहुत सारे प्लेट से जो है वो बने हुए हैं और जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं. You will be surprised to know that these plates move around very slowly. आपको ये सरप्राइज होगा जान के, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था आपको कि ये जो प्लेट्स हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये क्या होते हैं, थोड़े मूव करते हैं, लेकिन इतना स्लो मूव करता है कि ये जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, एक साल में कुछ ही मिलीमीटर मूव करते हैं. तो सोचिए कितना स्लो मूव करता है, जो हमें कभी पता नहीं चलता है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स एगो, बहुत साल बाद हमें पता चलता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं या जो ओशियंस हैं वो मूव किए हैं, ठीक ना, फ्रॉम दियर एक्चुअल लोकेशन, जहाँ उनका एक्चुअल लोकेशन था. तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. अच्छा, प्लेट क्यों मूव करता है? तो प्लेट इसलिए मूव करता है क्योंकि जो मोल्टेन मैग्मा है इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, बिकॉज ऑफ हाई हीट एंड हाई प्रेशर, वो मूव करते हैं अंदर में, और उनके मूवमेंट की वजह से जो है ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो क्या होता है, मूव करता है. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. Molten magma जो है वो कैसे मूव करता है अर्थ के अंदर? वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करता है. इसमें एक्टिविटी में दिखाया है कि अगर आप एक बीकर में एक पेपर पैलेट लेंगे और नीचे से उसे गर्म करेंगे, तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो ये जो पेपर पैलेट है ये क्या होगा, ये राउंड मूव करेगा, राउंड राउंड मूव करेगा, और जब इसे ठंडा कर देंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा. तो इसी वे में जो है हमारा जो अर्थ के अंदर जो है मोल्टेन मैग्मा जो होता है वो मूव करता है, इन ए सर्कुलर मैनर में मूव करता है. द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अच्छा, मूवमेंट जो होता है इस प्लेट्स का, किस प्लेट्स का? लिथोस्फेरिक प्लेट्स का. वो क्या करता है? चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वो क्या, जो चेंजेस आते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे, वो इनकी मूवमेंट की वजह से आते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आते हैं. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम. अर्थ का जो मूवमेंट है वो डिवाइडेड है फोर्सेस पे जो उस पे लगते हैं. दो तरह के फोर्स लगते हैं अर्थ मूवमेंट पे, एक है इंडोजेनिक फोर्स और एक होता है एक्सोजेनिक. इंडो से पता ही आपको लग रहा है इनसाइड, तो इनसाइड अर्थ जो होता है उसे हम इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो होता है, और जो आउटसाइड होता है उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं. अर्थ का मूवमेंट इसमें बताया, अर्थ मूवमेंट दो तरह से होते हैं. कौन कौन फोर्स की वजह से होते हैं? एक होता है इंडोजेनिक फोर्स, एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स. इंडो मैंने बता दिया, इनसाइड इंटीरियर ऑफ द अर्थ लगता है, और एक्सोजेनिक आउटसाइड और एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ लगता है. सडन फोर्सेज, जो सडन फोर्सेज हैं इंडोजेनिक में, वो क्या क्या हैं? अर्थक्वेक, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड. और डिएस्ट्रोफिक फोर्सेज क्या क्या हैं? बिल्डिंग माउंटेन्स, जो मैंने आपको बताया था कि फोल्ड माउंटेन्स जो बनते हैं, ठीक ना, ब्लॉक माउंटेन्स जो बनते हैं, ये क्या है? डिएस्ट्रोफिक फोर्सेज हैं. एक्सोजेनिक में एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ क्या क्या लगता है? तो आपका ये है इरोजनल और डिपोजिशन. इरोज करता है कैसे? रिवर जब बहता है तो वो इरोज करता है. विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर, ये क्या करते हैं? इरोज करते हैं, और लास्ट में कहीं जाके ये डिपोजिट कर देते हैं. तो ये एक्सोजेनिक फोर्सेज होते हैं. तो हम देख लेते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है. तो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है? द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ का क्रस्ट है, बताया था आपको कि अर्थ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वह फर्स्ट को जो है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट कहते हैं. सेकेंड को मैंटल कहते हैं, और थर्ड को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं. तो जो अर्थ क्रस्ट है, अपर पार्ट जो है, वो सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स में डिवाइडेड हैं, स्लैब्स में डिवाइडेड हैं, ठीक, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर, जो ओशियन फ्लोर और कॉन्टिनेंट को कैरी करता है. और इसी में जो मूवमेंट होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स में, जो मूवमेंट होता है इसकी वजह से, जैसे अर्थक्वेक आता है, आपका वोल्केनो आता है, तो बिकॉज ऑफ
मूवमेंट इन दिस लिथोस्फेरिक प्लेट। और लिथोस्फेरिक प्लेट क्यों मूव करता है? तो लिथोस्फेरिक प्लेट क्यों मूव करता है? ड्यू टू मैग्मा। मैग्मा जो इनसाइड द अर्थ है ना वो रहता है, उसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि मैग्मा क्या करता है, लिथोस्फेरिक प्लेट को मूव कराता है, और लिथोस्फेरिक प्लेट के मूव करने से जो चेंजेज आते हैं सरफेस पे वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अर्थक्वेक, आपका वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ये सब होते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ इंडोजेनिक फोर्स, सभी इंडोजेनिक फोर्स की वजह से होता है। अब इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। कभी कभी तो इंडोजेनिक फोर्सेस सडन मूवमेंट कर देते हैं। सडन मूवमेंट मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। और कभी कभी धीरे मूवमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मिलीमीटर जो है साल में मूव करता है प्लेट्स, बहुत ही धीरे, वो पता भी नहीं चलता है हमें। तो सडन मूवमेंट जो है अर्थक्वेक और वोल्केनो लाता है, डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और काफी डिस्ट्रक्शन लाता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अब देखते हैं वोल्केनो क्या होता है। तो वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग होता है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। अगर कहीं भी जो अर्थ क्रस्ट पे है, जो थिन लेयर मैंने बताया था क्रस्ट का काफी थिन लेयर होता है, तो कहीं कहीं क्या होता है कि जो ये अर्थ क्रस्ट से जो है मोल्टेन मैग्मा जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक, और बाहर आ जाता है और काफी गैस और ऐश प्रोड्यूस करता है। और ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो ये मोल्टेन मैग्मा होता है ये जम जाता है और ये कौन सा रॉक बना लेता है, इग्नियस रॉक बना लेता है। एक होता है इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव। तो एक्सट्रूसिव जो बाहर अर्थ सरफेस के ऊपर जो जम जाता है वो एक्सट्रूसिव बनाता है, और जो अर्थ सरफेस के नीचे जम जाता है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बना लेता है, ठीक। तो यही है वोल्केनो। सिमिलरली when the lithospheric plate move the surface of the earth vibrate। उसी तरह जब लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मूव करता है तो क्या होता है, अर्थ जो है वाइब्रेट करता है। अभी मैंने जस्ट बताया भी कि क्यों लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है, ड्यू टू मोल्टेन मैग्मा की वजह से मूव करता है। तो द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। और ये वाइब्रेशन क्या होता है, जो अर्थ के ऊपर का सरफेस है उस पर ये ट्रेवल करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। तो अर्थक्वेक आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो है हिलने लगता है सब कुछ, जो आपके आसपास की चीजें हैं। तो ये क्यों हिलता है, क्योंकि लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मूव करता है, दैट्स वाई जो है ये अर्थक्वेक आता है। द प्लेस इज द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अच्छा, जहाँ मतलब धरती के अंदर जहाँ भी मूवमेंट होता है, जिस भी प्लेस पे मूवमेंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं, ठीक, फोकस कहते हैं। और वही सरफेस ऑफ द अर्थ पे जहाँ पे होता है उसे हम क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। कहते हैं ना, आप देखे होंगे न्यूज़ में कि ये अर्थक्वेक का ईपी सेंटर यहाँ भुज, जैसे अभी भुज में आया था 2001 में जो अर्थक्वेक, तो हम बताते थे कि भुज था उसका ईपी सेंटर। तो एक ईपी सेंटर होता है मतलब फोकस के, जो फोकस जमीन के अंदर होता है, और इसके ऊपर जो होता है सरफेस पे उसे हम ईपी सेंटर कहते हैं। तो द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड ईपी सेंटर। ये फोकस है, तो सरफेस पे यही जो पॉइंट है तो वो क्या होता है, ईपी सेंटर कहलाता है। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम ईपी सेंटर एज वेव्स। और ईपी सेंटर जो है, मान लीजिए ये इसका ईपी सेंटर है, तो ये वाइब्रेशन जो है इस तरफ मतलब चारों तरफ ये फैलता है और ये डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ईपी सेंटर के नज़दीक जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, और जैसे जैसे यहाँ से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ईपी सेंटर से, वैसे वैसे जो है आपका डिस्ट्रक्शन जो है वो क्या होता होगा, क्या कम होता जाएगा डिस्ट्रक्शन, ठीक। तो ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द ईपी सेंटर। सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पे होता है, तो आपका ईपी सेंटर पे ही सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, और जो डिवेस्टेशन है वो काफ़ी कम होगा। 3 टाइप्स के अर्थक्वेक जो वेव होते हैं, जो अर्थक्वेक आता है वेव होता है उसमें, तो 3 तरह के उसमें वेव होते हैं। एक होता है पी वेव्स, इसको प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। दूसरा होता है एस वेव्स, इसे ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। और तीसरा होता है एल वेव्स, और इसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स भी कहते हैं। तो इसे हम सरफेस भी कहते हैं, सरफेस वेव्स। इसे हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, पी वेव्स को। ये जो है सबसे फास्ट होता है, ये फास्टेस्ट होता है तीनों में,
सबसे पहले पहुंचता है ईपी सेंटर पे कौन सा वेव, तो पी वेव्स। ठीक, एस वेव जो होता है इससे थोड़ा स्लो होता है, फास्टर होता है, और ये जो है ये सबसे स्लो वेव्स होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिवेस्टेशन जो प्रोड्यूस करता है वो कौन है, वो एल वेव्स ही है। मतलब सरफेस वेव सबसे ज़्यादा डिवेस्टेशन जो है यही प्रोड्यूस करता है। ठीक, और पी वेव जो है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है। और एस वेव जो है ये सॉलिड और गैस में ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकता है। एंड एल वेव्स जो है आपका वो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रेवल कर सकता है। अब देखते हैं, ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ वी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। हालांकि जो अर्थक्वेक है ना उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब अर्थक्वेक आएगा। जैसे अभी हम स्टॉर्म ये सब ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं। मानसून विभाग जो है अपना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बता देता है कि अभी ये तूफान आने वाला है, ऐसा होने वाला है, पर अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम तैयार रहें इसके लिए तो हम क्या है कि मिनिमाइज कर सकते हैं अपना इसका इम्पैक्ट को, और इसके डिवेस्टेशन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडॉप्ट लोकली बाय द पीपल। कुछ जो है प्रेडिक्शन है जो लोकली पीपल जो है वो अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि एनिमल का बिहेवियर देख के, फिश इन द पॉन्ड गेट एगेटेड, स्नैक्स कम टू द सरफेस, स्नैक्स बाहर आ जाते हैं। अभी जैसा बताया जाता है कि जो सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को आया था, तो इसमें बताते हैं कि जो काउस थे और जो बोफेलोज और जो गोट वोट जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, ये जो है ना पहाड़ की ओर जाने लगे थे। तो इन्हें पहले से सेंस हो गया था कि सुनामी कुछ आने वाला है, सुनामी टाइप कुछ आने वाला है, कुछ जो सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ऐसा प्रेडिक्शन था, तो इनसे लोग प्रेडिक्ट करते हैं। अब देखिए कि अर्थक्वेक हिट्स भुज, अर्थक्वेक भुज को हिट किया था। भुज कहाँ है, गुजरात में है। ये 26 जनवरी 2001 को ये हिट किया था, और ये रिश्टर स्केल पे इसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो 6.9 थी। मतलब मेजर अर्थक्वेक था, काफ़ी डिवेस्टेशन हुआ था भुज में। तो अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ ए मशीन को सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक जो मशीन से हम वो करते हैं उसका नाम है क्या, सिस्मोग्राफ। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिश्टर स्केल। जो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का जो मेजर होता है वो क्या पे होता है, रिश्टर स्केल पे। जैसे हम बोलते हैं ना कि रिश्टर स्केल पे इसकी इसका मैग्नीट्यूड 6.9 है। अब देखिए अर्थक्वेक को ना मैग्नीट्यूड के आधार पर ये डिवाइड किया गया है कि कितना ज़्यादा वो डिवेस्टेटिंग है और कितना नहीं है। जैसे अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 और लेस और इससे कम जो है वो बहुत ही लिटिल फेल्ट होता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि ये आया था। अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अर्थक्वेक जो मैग्नीट्यूड 5.0 है तो वो क्या करता है कि जो आपका सामान उमान कहीं रखा हुआ है तो वो गिर जाएगा आपका। और एक मैग्नीट्यूड 6 एंड एबव जो है हायर मैग्नीट्यूड होता है और काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टेशन फैलाता है। तो जो भुज का था वो 6.9 था रिश्टर स्केल पे, इसलिए ज़्यादा डिवेस्टेशन वहाँ पे हुआ था। अब देखते हैं अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। ठीक, तो कैसे हम प्रिपेयर रह सकते हैं अर्थक्वेक से बचने के लिए, ठीक ना। तो सेफ स्पॉट ढूंढिए, जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो आप सेफ स्पॉट ढूंढिए। सेफ स्पॉट क्या क्या होता है, जैसे आपका किचन का जो स्लैब है उसके नीचे चले जाइए, या कोने में रहिए, टेबल वेबल के नीचे रहिए, वॉल के कॉर्नर में रहिए। ठीक, स्टे अवे फ्रॉम फायर, जहाँ फायर प्लेसेज है उससे दूर रहिए, आप चिमनी से दूर रहिए। ठीक, और आपका स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिजास्टर को, और अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने बच्चों को भी इसके बारे में प्रिपेयर रहने के लिए बोलिए। और एक्चुअली जो अभी तो काफ़ी बिल्डिंग्स में लिफ्ट हो गए हैं, तो अर्थक्वेक में लिफ्ट का जो है यूज़ कभी ना करें, क्योंकि अगर लाइट चला जाएगा तो आप बीच में फंस सकते हैं। तो लिफ्ट का यूज़ कभी नहीं करें, सीढ़ियों का यूज़ करें। और हर एक बिल्डिंग में एक एग्जिट प्लान होता है, उसका आप ज़रूर उसको पढ़ लें कि किस तरफ से क्या एग्जिट है ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। तो ये सब से आप थोड़ा सा अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को अर्थक्वेक के डिवेस्टेशन से बचा सकते हैं। अब है मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या 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 हैं, तो मेजर लैंडफॉर्म्स हमें पता है कि क्या क्या है।
और ये कैसे बनते हैं? तो मेजर लैंडफॉर्म्स, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। दो प्रोसेस से होता है, एक वेदरिंग से होता है, एक इरोजन से होता है। तो वेदरिंग किसे हम कहते हैं? तो वेदरिंग कहते हैं इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो रॉक्स है उसका जो ब्रेकिंग अप होता है उसे हम वेदरिंग कहते हैं। अच्छा, ब्रेक कैसे क्यों होता है? तो ड्यू टू हीट, कोल्ड और जो आपका वेदर चेंजेस होता है, इस वजह से वो रॉक्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। इरोजन is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind, ice। और इरोजन क्या होता है कि जो ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में जब ये रॉक टूट जाते हैं तो इसको इरोज करके ले जाता है। कौन? वाटर, रनिंग वाटर, विंड, आइस। जो है ग्लेशियर में जो होता है ना, रिवर ऑफ आइस, वो क्या हो जाते हैं? ये इसको ले जाते हैं। The eroded material carried away by transported by water, wind, etc. Eroded material इससे ट्रांसपोर्ट हो जाता है और ये एक जगह पे कहीं जाके ये डिपोजिट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस ऑफ इरोजन और डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो इरोजन है और डिपोजिशन है विंड, वाटर और आइस का, ये ही जो अपने सरफेस ऑफ अर्थ है उस पर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। तो अभी समझ में आ गया आपको कि डिफरेंट लैंडफॉर्म कैसे बनता है? ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक। वर्क ऑफ ए रिवर, एक रिवर का काम क्या होता है? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it forms the waterfall। रनिंग वाटर का काम क्या होता है कि इरोड कर देता है लैंडस्केप को, जो इसके रास्ते में जो भी आता है उसको इरोड करते जाता है। ठीक। और ये जब कहीं स्टीप पे गिरता है तो इसे हम वाटरफॉल कहते हैं। तो जो हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पे है? तो एंजल वाटरफॉल है वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। दूसरा नियाग्रा फॉल्स जो है वो कहाँ है? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में है। कनाडा यूएसए कहाँ है? ऊपर नॉर्थ अमेरिका में है। और विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे है? जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे है। ठीक। ये फैक्ट्स हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं मिएंडर्स क्या होता है। ठीक। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिएंडर। जब रिवर जो है माउंटेन से आता है और ये जब प्लेन्स पे आता है तो ये काफ़ी लार्ज बेंड मार देता है। देखिए जैसे लार्ज बेंड होता है इसमें, तो लार्ज बेंड हो जाता है तो इसे हम मिएंडर्स कहते हैं। ठीक। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मिएंडर, द एंड ऑफ द मिएंडर लूप कम्स क्लोजर एंड क्लोजर। ये जो लार्ज डिपोजिशन हो रहा है इधर, ये जो सेडिमेंट्स लेके जो रिवर चलता है तो ये डिपॉजिट होता रहता है, तो मिएंडर जो है इधर आता रहता है, मतलब काफ़ी क्लोज आता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये जो है एक अलग शॉर्ट रूट अपना ले लेता है नदी, क्योंकि काफ़ी ट्विस्ट होके जाना पड़ रहा है नदी को, तो नदी क्या है? शॉर्टेस्ट रूट जो है वो खोजता है, तो ये शॉर्टेस्ट रूट खोल लेगा इधर से और क्या करेगा कि ये जो लूप है वो कट के अलग हो जाएगा इस तरह से। ठीक ना। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये ऑक्स, जैसे ऑक्स का जो होता है ना सींग कहते हैं, तो ऑक्स के सींग टाइप लग रहा है ना ये, तो इसीलिए इसका नाम ऑक्सबो लेक दिया गया है। तो अभी समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। Due to the continuous erosion and deposition along the side of the meander, the end of the meander loop comes closer and closer. Closer and closer आ जाता है। In due process of time, the meander loop cut off from the river and forms a cut off lake. कट हो जाता है, कट ऑफ लेक बनाता है, लेकिन इसका जो शेप है एक ऑक्सबो टाइप का है, इसीलिए इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। At times the river overflowed its bank. This led to the flooding of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers of fine soil and other material caused sediments along its bank. This leads to the formation of flood plain. अच्छा, फ्लड प्लेन क्या होता है? तो फ्लड प्लेन होता है कि जैसे नदी जब ओवरफ्लो करता है तो जो इसका रूट है उससे जो है बाहर आ जाता है, नदी ओवरफ्लो होता है तो जब इसमें फ्लड आता है तो फिर क्या होता है, जो सेडिमेंट से कैरी करता है वो ये नदी के साइड में डिपॉजिट कर देता है, तो ये सब क्या बन जाते हैं? फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। जो रेज थोड़ा रेज हो जाता है फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, और जो रेस्ड बैंक हैं उसे हम लीव्स कहते हैं। ठीक। जैसे ये फ्लड प्लेन तो बना दिया, लेकिन थोड़ा सा नदी से ऊपर हो जाता है जो, उसे हम लीव्स कहते हैं। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases। और जैसे जैसे सी को अप्रोच करता है रिवर, जो वाटर का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक।
और क्या करता है, जो इसके पास सेडिमेंट्स और ये सब रहते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे जैसे इकट्ठा कर देता है, ठीक ना। और ये काफ़ी अलग अलग स्ट्रीम्स में जो है ब्रेकअप हो जाते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ये देखिए ये नदी आया यहाँ पे, ये स्लो हो गया, काफ़ी अपने सेडिमेंट्स जो है इधर छोड़ दिया और ये अलग अलग जो है स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। एक होता है ट्राइब्यूटरी। ट्राइब्यूटरी किसे कहते हैं, ट्राइब्यूटरी कहते हैं जो मेन रिवर को जो वाटर देता है ना रास्ते में, जो मेन रिवर को छोटे छोटे जो नदियां हैं वो वाटर देती हैं, दैट इज नोन एज ट्राइब्यूटरी ऑफ दैट रिवर। और ये जब छोटे छोटे स्ट्रीम्स में ये डिवाइड हो जाता है नियर सी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। और ये पूरा एरिया को हम क्या कहते हैं, ये डेल्टा बना देता है, ठीक। तो डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप का वो होता है। तो द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स ए डेल्टा। जितने भी कलेक्शन हो गए सेडिमेंट्स के माउथ पे, वो सब मिला के क्या बना देता है, डेल्टा। जैसे आपका सुंदरबन डेल्टा है ना वेस्ट बंगाल में, इसे कौन बनाता है, आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद आपका कावेरी डेल्टा है, फिर आपका कृष्णा डेल्टा है, बहुत सारी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं। वर्क्स ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का क्या काम होता है, तो देखिए द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। इरोजन और डिपोजिशन जो होता है सी वेव्स का, वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स को जो है राइज देती हैं। जैसे सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, जो रॉक्स होते हैं उस पे सी वेव्स जो है कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करने से क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक ना। ये क्रैक्स आ गए तो ये क्रैक्स धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है हॉलो हो जाता है, तो ये इसे हम सी केव्स कहते हैं। फिर क्या होता है, सी केव जो है और बड़ा होता जाता है, ऐसा समय आता है कि पूरा इधर से आर पार कर देता है, तो आर पार कर देता है तो इसे हम सी आर्च कहते हैं। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। फर्दर इरोजन होते रहता है और केवल वॉल्स बच जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, स्टैक्स कहते हैं। जैसे देखिए इरोज होते होते ये पूरा इरोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये इरोज हो जाएगा, तो वॉल्स केवल बच जाएगा, तो इसे हम स्टैक कहते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। स्टीप रॉकी कोस्ट होता है जो राइज रहता है सी वाटर में, उसे हम सी क्लिफ कहते हैं। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेज। सी वेव्स क्या करता है, सी वेव्स जो सेडिमेंट्स होता है उनके पास, जो रॉक्स और ये को तोड़ते हैं तो उनसे जो सेडिमेंट्स इनको मिलता है वो शोर पे जाके ये डिपोजिट कर देते हैं, ठीक। और वो जो डिपोजिट हो जाता है काफ़ी सेडिमेंट्स, तो वही बीच बन जाता है। तो क्लियर हो गया ये आपको। अब देखते हैं वर्क ऑफ आइस। आइस का क्या काम होता है, तो आइस का काम भी उसी तरह का है, इसका भी काम है इरोज करना और डिपॉजिट करना। तो ग्लेशियर और रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर जो है रिवर्स ऑफ आइस होते हैं, ठीक ना। तो इसमें होता क्या है कि वो फ्लो करते हैं, मतलब रिवर्स ऑफ आइस ही फ्लो करता है, पानी की तरह नहीं, आइस फ्लो करता है, और ये रास्ते में जितने चीजें आते हैं इनको ये भी इरोड करते हुए जाते हैं। लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। तो ये क्या करते हैं, रास्ते में जितने चीजें आती हैं इनको भी ये इरोज करते जाते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब थोड़ा ग्लेशियर जब पिघलने लगता है, तो जैसे जो गड्ढे रहते हैं उसमें क्या होता है, वाटर जो है वो आ जाता है, तो वाटर आ जाने से ये ब्यूटीफुल लेक बन जाता है। वही इसमें है टेक्स्ट में कि ग्लेशियर कार्व्ड आउट डीप हॉलोज एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स। हॉलो हो जाता है, हॉलो की वजह से उसमें बर्फ रहता है, और जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसमें एक ब्यूटीफुल लेक बन जाता है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड स्लिट गेट्स डिपोजिटेड। दिस डिपोजिट फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स। ग्लेशियर मोरेन्स क्या होता है, जब ग्लेशियर के द्वारा जो है रॉक्स, बिग रॉक्स और स्मॉल रॉक्स, सैंड, स्लिट जो है वो कैरी करके कहीं जाके डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो वही डिपॉजिट्स जो हो जाते हैं उसे हम ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं।
वर्क ऑफ विंड, तो विंड का भी क्या काम है, तो विंड का भी काम लगभग वही है, इरोज करना और आपका डिपॉजिट करना। तो एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। डेजर्ट में जनरली इरोजन और डिपोजिशन किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से होता है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। मशरूम रॉक्स क्यों कहते हैं, तो विंड क्या करता है, इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। विंड जो है लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक को ज्यादा इरोड करता है, अपर पार्ट को कम इरोड करता है। तो नीचे से ज्यादा इरोड हो जाता है, तो सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस, तो बेस क्या होता है, नैरो हो जाता है। और नैरो बेस होगा और वाइडर टॉप होगा, तो आपको नैरो बेस होगा और ऐसे वाइडर टॉप होगा, तो ये किस टाइप का लगने लगता है, मशरूम की तरह लगने लगता है। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another। जब विंड बहता है तो वो क्या करता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जो है ट्रांसपोर्ट करता है सैंड को। When it stop blowing, the sand falls and get deposited in low hills। और जब ये कैरी करना बंद कर देता है तो सैंड डिपॉजिट हो जाता है इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और ये सैंड ड्यून्स कहलाता है। ठीक ना, अभी देखिए लो हिल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं रहा, छोटा पहाड़ है, इधर छोटा सा पहाड़ है, तो ये क्या है कि जो सैंड है वो एयर जो है, विंड जो है वो डिपॉजिट कर देता है, तो इसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, और जब ग्रेन सैंड का जो ग्रेन होता है काफ़ी छोटे और काफ़ी हल्के होते हैं, तो विंड जो है उसे काफ़ी दूर तक कैरी करता है। और जब सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया, और जब ऐसे सैंड लार्ज एरिया में जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो इसे हम लोइस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। चाइना में लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस है, ये देखिए ये चाइना का लोइस का पिक्चर है। ठीक ना, लार्ज डिपॉजिट है सैंड का लार्ज एरिया में। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड अब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द प्लेट्स मूव। प्लेट्स क्यों मूव करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्लेट्स मूव ड्यू टू द मूवमेंट इन द मोल्टेन मैग्मा। मैग्मा का जो अंदर रहता है उसके मूवमेंट की वजह से प्लेट जो है वो मूव करते हैं। व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक। तो एक्सोजेनिक कौन से फोर्सेज हैं, जो बाहर लगते हैं, एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस, और इंडोजेनिक जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस जो लगते हैं उसे हम इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, जैसे वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब इंडोजेनिक फोर्सेज हैं। तो थर्ड है व्हाट इज इरोजन। तो इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, ग्राउंड वाटर एंड सी वेव्स, ये सब इरोड करते हैं। हाउ फोर्थ है हाउ आर फ्लड प्लेन्स फाउंड। फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब नदी अपने रास्ते से चलती रहती है तो फिर इसमें फ्लड आ जाते हैं। तो फ्लड आते हैं तो ये जो आसपास एरिया है उधर पानी इसका आ जाता है, और अपने जो साथ जो सेडिमेंट्स ये लिए रहते हैं वो इधर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक, तो ये फ्लड प्लेन्स बना देते हैं। ठीक, और जो रेज्ड फ्लड प्लेन्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। व्हाट आर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होता है, तो सैंड ड्यून्स आर हिप्स ऑफ सैंड डिपॉजिटेड एट ए प्लेस बाय विंड एक्शन। विंड के एक्शन की वजह से जो डिपॉजिट होता है उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। अच्छा, तो बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं, तो बीचेस जो सी का जो वेव्स है वो क्या करता है, सेडिमेंट्स जो कैरी करता है वो डिपॉजिट कर देता है शोर पे, शोर ऑफ द सी, और वही बीचेस बना देते हैं। व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स। तो ऑक्सबो लेक क्या है, मैंने आपको बताया था कि नदी जो है मान लीजिए ऐसे ट्रैवल कर रही है तो इधर डिपॉजिट होता रहता है सेडिमेंट्स, तो ये क्या होता है कि थोड़े दिन में ये शॉर्ट रूट जो है नदी अपना वो ले लेती है, और ये जो मेन ये जो मिएंडर था उसको ये कट कर देती है, अलग हो जाता है ये, तो ये वो है ऑक्सबो लेक बन जाता है। टिक द करेक्ट आंसर देखिए, विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव्स। सी वेव्स का इरोजनल फीचर्स कौन नहीं है, तो क्लिफ। सेकंड देखिए, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज। डिपोजिशनल फीचर ग्लेशियर का क्या है, आपका मोरेन है। थर्ड देखिए, विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ से क्या होता है, तो वोल्केनो ही आएगा। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। मशरूम रॉक्स कहाँ पाया जाता है, तो डेजर्ट में। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। ऑक्सबो लेक कहाँ पाया जाता है, तो आपका रिवर वैलीज में। मैच कीजिए, तो ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर है रिवर ऑफ आइस, है ना, तो सी हो जाएगा, सॉरी सी। मिएंडर्स क्या है, तो मिएंडर्स है आपका रिवर्स। मिएंडर्स कहाँ बनता है, रिवर्स में ही बनता है ना, जब ट्विस्ट होता है। तो बीच क्या है आपका, सी शोर है।
सी शोर में जब सी वेव्स डिपॉजिट कर देता है सेडिमेंट्स तो बीच बनता है। सैंड ड्यून्स क्या है? तो सैंड ड्यून्स कहाँ होता है? तो डेजर्ट में होता है। फिर आपका वाटरफॉल, तो वाटरफॉल हार्ड बेड रॉक रहता है, वहाँ पे वाटरफॉल हो जाता है। अर्थक्वेक, तो वाइब्रेशन ऑफ अर्थ को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। बाकी ये कुछ रीजन्स है, गिव रीजन्स, तो आप इसमें देख लीजिएगा कि सम रॉक्स हैव ए शेप ऑफ मशरूम। क्यों होता है? मैंने आपको बता दिया। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, फ्लड प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं। क्यों होते हैं? सी केव्स आर टर्न इनटू स्टेक्स, सी केव्स स्टेक्स में कैसे टर्न होता है? बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो ये आपका होमवर्क रहा, इसे आप खुद से लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपका क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी अच्छा होगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।